हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। सो वी वर डिस्कसिंग द 2022 पेपर जो कि आपका आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स का पेपर है। हमने क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 30 ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे। लास्ट वीडियो के अंदर सभी 30 क्वेश्चंस का मैंने ओवरव्यू दिया था। आज हम नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दैट हुज एरिया इज़ वाइडर इन बिजनेस कॉमर्स ट्रेड एंड इंडस्ट्री। तो ये क्वेश्चन आपका बिजनेस स्टडीज़ क्लास 11th की एनसीईआरटी में मिल जाएगा आपको। ये आई थिंक हाँ 11th की एनसीईआरटी में मिल जाएगा। तो कौन सा एरिया वाइडर है, बिजनेस कॉमर्स ट्रेड या इंडस्ट्री। तो देखिए जो बिजनेस है वो इन सबको सबस्यूम करता है अपने अंदर, कॉमर्स को, ट्रेड को, इंडस्ट्री को। तो ये सब बिजनेस का पार्ट होते हैं। सो इसका आंसर कॉमर्स नहीं है, इसका आंसर बिजनेस है। हमें लगता है कि कॉमर्स में सब कुछ आता है, कॉमर्स इज़ अ पार्ट ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो इसका आपका आंसर क्या रहेगा, बिजनेस रहेगा। चलिए डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो देखो इसके अंदर डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ये आपकी 11th अकाउंट्स का पार्ट है। आपका चैप्टर आता है कैपिटल एंड वो रिवेन्यू करके, जिसके अंदर एक्सपेंडिचर भी होते हैं और रिसिप्ट्स भी होते हैं। इसमें आपको इकोनॉमिक्स में भी आप इसको देख सकते हो, कैपिटल रिसिप्ट्स, रिवेन्यू रिसिप्ट्स। लेकिन ज़्यादा ये आपको 11th के अकाउंट्स से मैच करता है क्योंकि फाइनल एडजस्टमेंट बात कही गई है। डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, ये एक ऐसा एक्सपेंडिचर है जो आपने कर दिया इस साल, बहुत भारी मात्रा में पैसा खर्च कर दिया। इसका जो बेनिफिट है वो आपको आने वाले 2-3 सालों में या 3 या 4 सालों में रियलाइज़ होगा। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल दिया जाता है जैसे कि आपने एडवर्टीजमेंट पे बहुत सारा पैसा खर्च कर दिया। मान लीजिए आज मैंने अपना फॉर एग्जांपल अपना यूट्यूब चैनल प्रमोट करने के लिए मैं इंस्टाग्राम पे बहुत सारे पैसे खर्च कर देती हूँ प्रमोट करने के लिए वीडियोस। तो उसका बेनिफिट हो सकता है मुझे इसी साल ना मिले, आने वाले 3-4 सालों में मिले। तो मुझे अब, और मान लीजिए मैं अपनी P&L और बैलेंस शीट बनाती हूँ, तो मैं क्या करूँगी, अगर मैं P&L अकाउंट बना रही हूँ, मान लो मैंने 20,000 रुपये खर्च कर दिए, ठीक है। अब मुझे पता है कि 4 साल में ये पैसे रियलाइज़ होंगे, तो मैं इसका जो खर्चा होगा ना वो भी 4 साल में बांटूंगी। यानी कि इस साल मैं अपना खर्चा कितना मानूंगी, 5,000। तो बाकी 15,000 क्या हुआ, 15,000 इज एन एसेट। हम उसको बैलेंस शीट में एसेट की तरह शो करते हैं। ठीक है, बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज अमाउंट, देन एसेट्स, देन अमाउंट। तो ये तरीका होता है कि 5,000 जो है वो तो आपने रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माना, और जो बाकी है वो आपने अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर माना, मींस एज एन आपने उसको एसेट ट्रीट किया। तो इसका आंसर P&L एंड बैलेंस शीट रहेगा कि आप P&L अकाउंट में भी उसको शो करेंगे एंड बैलेंस शीट में भी, जब तक कि फाइनल एडजस्टमेंट नहीं हो जाते। अब क्वेश्चन नंबर 33 है, ये 11th एनसीईआरटी बिजनेस स्टडीज चैप्टर नंबर 2 में आपको मिलेगा दैट हाउ मैनी मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स आर रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब वहाँ लिखा हुआ है 10, पर मुझे नहीं पता कि ये क्यों डिलीट किया गया था, क्योंकि मैंने तो देखो दिया नहीं था ये पेपर, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये क्यों डिलीट किया गया, बट उस बुक में आंसर गिवन है 10। मैं इसको थोड़ा सा और रिसर्च करूँगी, वैसे मैंने बुक में देख लिया है 10 ही गिवन है। चलिए इसमें से कौन सा मेथड नहीं है जो कि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को मेज़र करता है। तो देखो ये आपका पड़ेगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये है तो अकाउंट्स का भी टॉपिक, लेकिन ये अकाउंट्स का टॉपिक है सिर्फ वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड। जैसे अगर ग्रॉस वर्किंग कैपिटल आता, नेट वर्किंग कैपिटल आता, तो आप उसको थोड़ा बहुत अकाउंट से रिलेट कर सकते हो। यहाँ पे टोटली जो आपका क्वेश्चन है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर 2 टॉपिक्स हैं, आपने सिलेबस में देखे होंगे, कैपिटल बजटिंग और वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट। तो वर्किंग कैपिटल देखिए, हमें वर्किंग कैपिटल मीन्स कि हमें कितना करंट एसेट्स और कितना करंट लायबिलिटीज़ रखना चाहिए। इसका जो टोटल होते हैं करंट एसेट्स, उसको हम ग्रॉस वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। और जब हम करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज़ को माइनस कर देते हैं तो हम उसे नेट वर्किंग कैपिटल बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये बात बोली जा रही है कि कौन सा मेथड नहीं है, मीन्स हमें अपना वर्किंग कैपिटल को देखना है कि कितना उसको रखें हम, तो इसमें से कौन सा मेथड नहीं होता है। तो देखो नेट करंट एसेट्स मेथड तो ठीक है कि आप करंट एसेट्स से रिलेट कर सकते हो। बैलेंस शीट्स तो बहुत ट्रेडिशनल मेथड है, आप अपने एसेट्स और लायबिलिटीज़ का पता करते हो। मिलर और मॉडल क्या होता है, ये बेसिकली इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। यहाँ पे क्या होता है, आपको ये बता दिया जाता है कि आपको कितने कैश इनफ्लो की ज़रूरत है और कितना आपके पास है, दैट इज़ मिलर और मॉडल। वहीं अगर आप ऑपरेटिंग साइकिल मेथड की बात करेंगे तो ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर जैसे फॉर एग्जांपल आज मेरे जो करंट एसेट्स हैं वो कैश में कन्वर्ट होने में कितना टाइम लेंगे, तो वो भी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का मेथड है। सो ऑप्शन इसका क्या पूछे, नॉट, तो नॉट का आंसर रहेगा मिलर और मॉडल। सो ऑप्शन नंबर 3 वुड बी द आंसर। देन विच फंक्शन इज़ नॉट इंक्लूडेड इन फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखो जब गुड्स बन चुके हैं, मीन्स भौतिक वितरण में कौन सा कार्य सम्मिलित नहीं है। तो देखिए जब गुड्स बन चुके हैं तो आप उसको स्टोर करेंगे,
आप उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे, आप उसको मैनेज करोगे इन्वेंट्री को, लेकिन रिसर्च का काम पहले ही हो चुका होगा। सो मार्केट रिसर्च इज़ नॉट रिलेटेड टू फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपका रहेगा 11th क्लास बिजनेस स्टडीज़ का टॉपिक। चलिए नेक्स्ट पर आ जाते हैं। इन विच मेथड ऑफ डिमांड फॉरकास्टिंग, जब देखिए डिमांड को फॉरकास्ट करना होता है कि कितने डिमांड होने वाली है, मांग का हमें मीन्स पूर्वानुमान करना है कि कितनी मांग होने वाली है आगे, तो हम टाइम को तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल मान रहे हैं एंड डिमांड को डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब जिसके ऊपर कुछ और डिपेंड है। तो डिमांड जो है वो डिपेंड है, किसके ऊपर डिपेंड है? टाइम के ऊपर। तो टाइम तो किसी पर डिपेंड नहीं है, तो टाइम इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। लेकिन डिमांड टाइम पे डिपेंड है, तो डिमांड डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। मीन्स टाइम, जैसे यहाँ पे हमने ले लिया टाइम और यहाँ हमने ले लिया डिमांड। तो अब ये जो टाइम है, डिमांड है, अब देखो मैंने क्या बनाया, मैंने ग्राफ ही तो बनाया है। सो आंसर भी इसका ग्राफिकल मेथड ही रहेगा, है ना, कि डिमांड जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे डिमांड बढ़ती जाएगी, राइट। तो ये हम एक तरीके से ग्राफिकल मेथड इसको कहते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा जो है कि स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं ऑडिटिंग के, तो वो कहाँ हैं? तो हम सोचते हैं कि मे बी इसके लिए ऑडिटिंग वाला कोई अकाउंट हो, तो इसका भी ICAI ही इसको इशू करता है। तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ही इसका आंसर रहेगा। ये ऑडिट का टॉपिक है। मैंने आपको एक वीडियो बनाई थी कि कौन सी बुक्स आप लें। मैंने उसमें आपको बहुत क्लियरली बताया था 11th 12th की NCERT अगर आप कर सकते हैं, अगर आप कहीं पे पढ़ा रहे हैं, आप जो बुक्स पढ़ा रहे हैं आप वही उसी से स्टिक करिए, क्योंकि उससे कवर हो जाता है। अगर नहीं पढ़ा रहे हैं 11th 12th की NCERT, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़ और साथ में अकाउंट्स, ये 3 करने हैं। इसके अलावा फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको करना है, ऑडिटिंग आपको करना है, कॉस्ट अकाउंटिंग करना है, एक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 करना है, और एक आपको करना है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है, ठीक है, ये आपको करने हैं। एक टॉपिक और रह जाता है बिजनेस स्टैटिस्ट प्रोबेबिलिटी वाला, तो वो आप नेट से सर्च वगैरह करके कर सकते हैं। तो ये आपका कॉमर्स का सिलेबस है। बाकी आप कितनी वीडियोस देखते रहिए। चलिए, हर इंडिविजुअल की एक इमेज होती है। अब जैसे मान लीजिए मेरी नज़रों में मेरी एक इमेज है ना, कि भाई मैं मतलब कि ज़्यादा बाहर बोलना पसंद नहीं करती, मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, तो मेरी एक सेल्फ इमेज है। अब सेल्फ इमेज में क्या मैं नहीं मानती? तो देखो, मैं अपने बारे में कुछ, मुझे तो अपने बारे में सब कुछ ही पता है ना, तो मैं अपने आप से क्या एक्सपेक्ट करती हूँ, क्या मेरे आइडियल हो सकता है, मीन्स मैं कैसे और अच्छा बन सकती हूँ, और अच्छा कैसे कर सकती हूँ। एक्चुअल सेल्फ कॉन्सेप्ट। एब्रप्ट मीन्स कि कुछ पता ना होना, मतलब कि एक बोल एकाएक, तो एकाएक कुछ नहीं है, मुझे सब कुछ पता है, तो देयर इज़ नथिंग एब्रप्ट। तो सेल्फ इमेज के अंदर एब्रप्ट सेल्फ कंसेप्ट जैसा कुछ नहीं होता। एक्सपेक्टेड है कि मैं ऐसा करूँगी तो ऐसा हो जाएगा, आइडियल है कि भाई मुझे इस तरीके से बनना है, एक्चुअल है कि जो मैं एक्चुअली में कर रही हूँ, लेकिन एकाएक कुछ नहीं है। सो देयर इज़ नो एब्रप्शन। चलिए नेक्स्ट, ये थोड़े से रट्टे मारने वाला तरीका होता है। ये देखिए, डेफिनेशंस जो होंगी वो आपको NCERTs में मिल जाती हैं, ठीक है, NCERTs में सारी डेफिनेशन गिवन है। ये आपका 11th का क्वेश्चन रहेगा इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स में स्टैट्स का क्वेश्चन रहेगा ये आपका। क्या क्वेश्चन है कि मेजर्स ऑफ लोकेशन एंड पोजीशन ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड एवरेज, मेन वाला चैप्टर का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर रहेगा यूल एंड कैंडल। सो थर्ड वुड बी द आंसर। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अकाउंट्स का क्वेश्चन रहेगा ये, 11th अकाउंट्स का क्वेश्चन है। बेसिकली प्रीपेड की एंट्रीज होती हैं, इन सब की एंट्रीज होती हैं। यहाँ पे बोला गया कि इंश्योरेंस प्रीमियम आपने पे किया 20,000, जिसमें 12,000 रुपये जो हैं वो आपने 30 सितंबर 2021 तक के पे कर दिए। तो देखिए, आपने जैसे 20,000 रुपये दिए, फॉर एग्जांपल दे आर सेइंग कि आपने 20,000 रुपीज़ दे दिए, जिसमें से 8,000 तो इसी साल के हैं, 12,000 रुपये जो हैं वो आपने 30 सितंबर तक के दे दिए, है ना। तो इन्होंने साफ ही बोल दिया कि 12,000 आपने एक्स्ट्रा दिया, सो 12,000 इज़ प्रीपेड। अब प्रीपेड करने की एंट्री क्या होती है? तो सिंपल एंट्री होती है प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू अपोजिट सेम अकाउंट, यानी कि इंश्योरेंस अकाउंट। सो और अमाउंट कितनी रहेगी? जितनी प्रीपेड की है, यानी कि 12,000 और 12,000, ठीक है। तो इसके अंदर आपका आंसर जो है वो सीधा लास्ट वाला बन जाता है, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम टू इंश्योरेंस प्रीमियम। अगर आउटस्टैंडिंग होता तो इंश्योरेंस प्रीमियम टू आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस प्रीमियम हो जाता। तो प्रीपेड क्या होता है? एसेट होता है, और एसेट्स को हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं, और लाइबिलिटीज़ को हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं, है ना। तो हमारी एंट्री प्रीपेड की पूछी गई है, तो प्रीपेड की एंट्री क्या होगी, या एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी? तो एडजस्टमेंट एंट्री वुड बी ऑफ प्रीपेड। सो ये हमने 10 क्वेश्चंस डिस्कस किए, क्वेश्चन नंबर 31 टू 33, क्वेश्चन नंबर 31 टू क्वेश्चन 40। इन क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन आप ज़रूर देखिए। एक तो आपको टॉपिक्स पता चलेंगे, एक आपको सोर्स भी पता चलेगा साथ साथ में,
और ये रिसेंट वाला ही पेपर है जो कि 2022 में हुआ था। तो डू फॉलो द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड वी विल कीप अपलोडिंग द वीडियोस। एक एस्पिरेंट ने बोला था कि हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिलेटेड वीडियोस बनाएं, तो वो भी हम बनाएंगे। जैसे ही हमें उसका मैं नोट्स के थ्रू आपको पढ़ाऊँगी। सो वी आर अपडेटिंग द नोट्स एज वेल। सो उसके बाद हम आपको वो प्रोवाइड कर देंगे। ओके, सो टिल देन थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।